नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अब साधारण ब्याज देखते हैं। साधारण ब्याज के बारे में सब कुछ सूत्र देख लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, ठीक, जहाँ P मूलधन है, ठीक, और A बराबर जो होता है P + SI होता है। A होता है मिश्रधन, P होता है मूलधन और SI होता है साधारण ब्याज। और SI की जगह हम PRT/100 रख सकते हैं। और जब इसके जगह आप देखिए PRT/100 रखेंगे तो P कॉमन हो जाता है, 1 + RT/100 भी लिख सकते हैं। अगर A बराबर निकालना है आपको तो डायरेक्ट A बराबर आप P1 + RT/100 लिख सकते हैं। जैसे A बराबर हम लिखते हैं ना P1 + R/100 का पावर n, यही तो लिखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। और अगर आपको साधारण ब्याज में यही चीज़ लिखना है तो आप इस n को गायब कर दीजिए और यहाँ पे t लिख दीजिए। आपका यही चीज़ जो है यहाँ पे बन जा रहा है और डायरेक्ट a निकाल लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अस्पष्ट नहीं है तो फरवरी हमेशा 28 की होती है, यानी फरवरी हमेशा छोटी होती है। और लीप वर्ष अगर हो तो 29 की लेते हैं। आवर्ती जमा योजना देखिए, एक आता है आवर्ती जमा योजना, ठीक। तो आवर्ती जमा योजना में साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं PRT/100 होता है, ठीक। तो PR तो है और 100 की जगह 1200 है। PR/1200, PR/1200 गुणे T की जगह देखिए T यानी समय, समय की जगह n+1/2 होता है। संख्या पर आधारित प्रश्न का सूत्र जो है n+1/2 जो होता है, यही इसमें पूरा समय होता है। और समय n बराबर माह में होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। अगर आपका समय दिया है 1 वर्ष तो उसे 12 माह में कन्वर्ट करके यहाँ 12 रखा जाएगा, ठीक है। तो SI बराबर PR/1200 गुणे n+1/2, ठीक है। वहीं पे अगर A बराबर P + SI हम जानते ही हैं और A बराबर P + SI हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे A बराबर P की जगह NP हो जाएगा, क्योंकि कई वर्ष का होता है ना, तो NP हो जाएगा। जहाँ N क्या है, माह में समय होगा, NP और SI बराबर ये पूरा जो है SI बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गुना पर आधारित प्रश्न, अगर एक ही गुना दिया हो, एक गुना केवल दिया हो तो RT बराबर n-1 × 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। R × T बराबर n-1 × 100 आपका आंसर आ जाएगा। और प्रश्न में 2 गुना दिया हो तो R1/R2 या T1/T2 बराबर n1 - 1/n2 - 1। ऐसे ही एक सवाल में है T1/T2 बराबर n1 - 1/n2 - 1। जो सैनिक पर आधारित प्रश्न आते हैं, या बंदूक या घंटी जो बजती है उस पर आते हैं, 1 सेकंड में इतनी बार बजती है इतनी बार, ठीक है। और उसके बाद देखिए, दर एवं समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हों, यानी R बराबर T, तो R/T बराबर n - 1 × 100 अंडर रूट। जैसे वहाँ पे R × T बराबर n - 1 × 100 था, जहाँ पे 1 गुना दिया होता था, तो यहीं पे R हो गया और यहाँ पे अंडर रूट हो गया। लेकिन ये चीज़ जो है हमेशा फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसको सिंपल मेथड से आप लोग लगाइएगा इस तरीके से। PP है, फिर R और T को x मान लीजिएगा, SI है तो आप मान रख के जल्दी जल्दी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कोई धन जो दिया रहता है वो मूल धन होता है, और गुना हो जाता है या वापस धन, ये सब मिश्रधन होता है, जो प्रश्न में ध्यान देने के लिए लिख दिया हूँ। अब देखिए, औसत दर पर आधारित प्रश्न, औसत दर पर आधारित प्रश्न आएगा अगर साधारण ब्याज में, तब क्या होगा। साधारण ब्याज में कुछ नहीं होगा, औसत दर बराबर लाभ वाला सूत्र लगेगा, n1R1 + n2R2 .. अब n1 जैसे 2/3 होता है, शेष कह दिया तो 1 - 2/3 करके शेष उस करके निकाल लेंगे। और R1 R2 क्या है, परसेंटेज ऑफ R, औसत दर है, मतलब दर है।
अब देखिए 2 मिश्रधन और 2 समय अगर दिया है, 2 मिश्रधन दिया है और 2 समय दिया है, यानी A1 A2 T1 T2 अगर दे दिया है तब क्या का। अब 4 वर्ष में 8,000 हो जाता है, तो 4 वर्ष देखिए T1 है, 8,000 जो है A1 है, और 9 वर्ष में 10,500 हो जाता है, यानी T2 और A2 है। तो इतना चीज़ दिया रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, आपको A बराबर P प्लस SI वाला सूत्र लगा के उसको ऐसे कोष्टक में बंद कर देना है। 2 बार लगा के 2 सूत्र बना ले, वो 2 समीकरण बना लेना है। देखिए A बराबर 8,000, P बराबर P प्लस SI। अब SI क्या होता है? साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 SI अगर होता है तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4 SI हो जाएगा। 4 SI यहाँ हो जाएगा और 9 SI यहाँ हो जाएगा, और इसका ये यहाँ दिया है, P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए SI का मान निकल जाएगा, फिर SI का मान इसमें रखेंगे तो P का निकल जाएगा। और अगर दर आपको SI निकालना हो, ठीक है, SI अगर निकालना हो तो SI बराबर PRT/100, ठीक, मतलब R निकालना हो अगर आपको, तो यहाँ पे T बराबर हमेशा 1 वर्ष देंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपको प्रश्न में दिया भी रहेगा और नहीं दिया रहेगा तब भी यहाँ पे 1 वर्ष देंगे। दो मिश्रधन और 2 समय वाले में जब SI निकालना होगा तो यहाँ T बराबर 1 ही रखना है, ठीक। उसके बाद अंतर वाले में देखिए क्या करेंगे। अंतर वाले में जैसे ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दरांतर गुणे समय बटे 100, मतलब SI बराबर PRT/100, लेकिन 2 में अंतर रहना चाहिए, चाहे इसमें चाहे इसमें किसी में 2 में अंतर अगर रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब साधारण ब्याज रहेगा तब प्रश्न में किसी 2 का अंतर दिया होगा, SI बराबर PRT/100। अब देखिए विभाजन पर आधारित प्रश्न आते हैं। विभाजन वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सवाल को पकड़ना पड़ता है। इसमें मूलधन में अनुपात पूछागा या तो जैसे हिस्से में अनुपात पूछता है, जिन जानते हैं। इसमें समान SI एक होता है, एक समान A होता है। तो A मतलब क्या होता है? मिश्रधन, तो कुछ बढ़कर मिलता है तो यहीं पे 100 जुड़ जाता है, और अगर हिस्सा रहता है तो बढ़ के तो मिलेगा नहीं, समान SI रहेगा तो बढ़ के नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट सूत्र लगेगा मूलधन में अनुपात या हिस्सा में अनुपात 1/R1 T1 अनुपाते 1/R2 T2 ... यही होता है। और समान A हो जाएगा तो मूलधन या हिस्सा में अनुपात 1/R1 T1 प्लस 1/R2 T2 प्लस ना अनुपात, तो यहाँ 100 जुड़ता चला जाएगा। और देखिए एक A सूत्र होता है, SI1 बटे SI2 बराबर P1R1 T1 बटे P2R2 T2, ठीक, गुना वाला है। जैसे P को 2 गुना कर दिया जाए, SI दिया रहे, इस तरीके से लगे 2 ठो लगाएंगे नहीं तो। अब SI बराबर PRT/100 करेंगे, फिर SI2 बराबर PRT/100, 100 कट जाएगा तो बात वही पड़ेगी। तो गुना वाले प्रश्न में 1 मानते हैं तथा प्रतिशत वाले प्रश्न में 100 मानते हैं। जैसे अभी P को दे दिया कि 2 गुना हो गया, ठीक, और R को दे दिया कि 20% हो गया, 20% बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे? आप P को मानेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक। और इसको देखिए R को मानेंगे कितना, 100 से 120 हो गया, इसी में मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और T को दे दिए 2 से 3 गुना हो गया, मतलब 4 गुना हो गया, तो इसको 1/4 यहाँ लिख देंगे, ऐसे ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। किस्तों पर आधारित प्रश्न साधारण ब्याज में, ये इसमें 2 सूत्र हैं, बड़े हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। इसको R बराबर अगर निकालना है तो R बराबर क्या होता है? R बराबर हो जाएगा रात, और रात में कौन जागता है? दरोगा जागते हैं। तो 100 दरोगा जो है ड्यूटी कर रहे हैं रात में, 100 गुणे दरोगा बटे NPN, और इसको यहीं पे मार देंगे क्या, कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक मार देंगे। और यह जैसे इस तरीके से याद करेंगे, देखिए 100 दरोगा ऊपर याद हो गया, NPN नीचे कैसे याद करेंगे इसको देखिए।
देखिए एन पी एन माइनस 1/2 डायरेक्ट, ठीक, इनटू यहाँ पे आई याद कर लेंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस हर जगह है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, पी के बाद यहाँ पर भी माइनस रहेगा, बस एन पी माइनस एन माइनस 1/2 इंटू आई। अब देखिए कैसे होता है, 100 दरोगा एन पी एन याद किए, एन पी एन माइनस 1/2 इंटू आई और यहाँ पे पी माइनस लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार लिख के हम दिखा देते हैं, देखिए कैसे होगा। आर बराबर 100 गुणे एस आई बटे एन पी एन माइनस 1/2 इंटू आई, ठीक। यहाँ पी के बाद माइनस है, ठीक, ये देखिए कोष्टक में है, इसको यहाँ से यहाँ तक बंद कर दिए, यही आपका हो गया। अब देखिए दूसरा है नी प्लस री, और यहाँ पे जो माइनस वाला वहाँ पे था, जो किस्त वाले में था, आवर्ती वाले खाता में जो था, यहाँ एन प्लस 1/2 था। लेकिन अगर बात करें हम मिश्रधन ए निकालना हो, ठीक, कब, किस्तों पर आधारित प्रश्न में अगर ए निकालना हो तो यहाँ माइनस वाला हाथ मिलाने वाला, अब जैसे क्या है, किस पर निकालना है, किस्त में हाथ मिलाएंगे, ये वाला लगेगा एन माइनस 1/2 और नी प्लस री बाई 100 एन माइनस 1/2। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, ए बराबर नी एन आई प्लस री, नी प्लस री याद कर दीजिए और बाई 100 कर दीजिए और हाथ मिलाने वाला सूत्र एन माइनस 1/2, बस हो गया। ये निकालने के लिए ये, और आर मतलब रात मतलब दरोगा, 100 दरोगा वाला उसमें हो जाएगा। तो नी प्लस री बटे 100 एन माइनस 1/2, यहाँ पे दूसरा सूत्र आपको याद हो जाएगा। एन बराबर नंबर आप किस्त हो जाएगा और आई बराबर किस्त का मान यानी इंटरेस्ट और ब्याज हो जाएगा, और सब आप जान रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए SI1 माइनस SI2 बराबर 1200, मतलब साधारण ब्याज में दो साधारण ब्याज रहेंगे, उसमें अंतर जो है 1200 दिया रहेगा। अगर या देखिए 1200 रुपया ब्याज अधिक कम या अंतर कुछ भी बोल सकता है, 1200 ब्याज अधिक हो गया तब भी दो ब्याजों में अंतर होगा, और 1200 ब्याज कम हो गया तब भी दो ब्याजों में अंतर होगा, अंतर कहेगा तो अंतर होगा ही। इसका सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, पी का मान निकल जाएगा और सब दिया रहेगा। कभी कभी देखिए ब्याज दिए गए धन से 300 कम है, दिया गया धन जो है पी है, उससे 340 जो है कम कौन है, ब्याज है, तो एस आई बराबर पी माइनस 340 लिखना पड़ेगा, ये आपका क्या होगा, वो हो जाएगा। या कहे कि ब्याज दिए गए धन से 300, अब ब्याज कम है तो माइनस में कौन रहेगा, ब्याज बराबर 340, काम खत्म। इस तरीके से भी अंतर लिख सकते हैं। मूलधन हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ब्याज से अंतर मतलब मूलधन ही तो ज़्यादा होता है, ब्याज तो मूलधन पे ही दिया जाता है, तो ब्याज कम ही दिया जाएगा, पी माइनस एस आई बराबर 340 होगा। और एस आई की जगह पी आर टी बाई 100 लिख सकते हैं, पी माइनस ए पी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि मूलधन को ए गुना, दर को बी गुना, समय को सी गुना बढ़ा दिया जाए तो ब्याज में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो एसआई में प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये सूत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ए इंटू बी इंटू सी माइनस 1, इतना याद करेंगे, और प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। ये इस तरीके से आपको निकाल लेना है। साधारण ब्याज में जिस प्रश्न में समय टी स्पष्ट न हो या कुछ न कहा हो तो वार्षिक यानी टी बराबर 1 ही लें। अगर टी नहीं ज्ञात करना हो तो, टी ज्ञात करना हो तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं लेना है। किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अब देखिए पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है, अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से है, ठीक है। तो यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल 5100
₹52 साधारण ब्याज लगता है, तो वह मूलधन कितना था। अब देखिए यहाँ पे 9 वर्ष को मेन रखना है। यहाँ पे देखिए आपको 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष दिया है, यानी 1 पैसा मान लीजिए लिए हैं, मान लीजिए ₹100 उधार दिए हैं, ठीक। तो अगर 2 वर्ष तक आप नहीं देंगे तो आपसे 8% ब्याज लेगा। वहीं तीसरा वर्ष अगर चला गया, यानी 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से, यानी 4 2 6 वर्ष, मतलब 2 वर्ष ख़त्म हो गया, इन 4 वर्ष के बीच में 10% ब्याज लेगा, 2% ब्याज बढ़ा देगा। आप यहाँ तक भी उधार चुकता नहीं करा पाए, इसमें चले गए, तो आपको जो है 12% का वार्षिक ब्याज की दर से देना पड़ेगा। लेकिन 90 वर्ष में अगर ये चुका दे रहा है 3 वर्ष का, इसका 12% बच गया ना, 12 12 12, तो 90 वर्ष में चुका दिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 9 वर्ष का काम करेंगे हम लोग। देखिए पहला 2 वर्ष, फिर 4 2 6 वर्ष, और 6 3 9 वर्ष, और 3 वर्ष जो है इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये चीज़ हो गया, यानी 2 वर्ष में 8%, 4 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 12%, ठीक। अब SI बराबर PRT1 प्लस PRT2 प्लस PRT3/100, ठीक। 9 वर्ष का काम करना है। SI हमको दे दिया है ₹5152, यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए P हमको क्या है, P निकालना है। R हमको दिया है 8 10 12, तो यहाँ 8 10 12 लिख देंगे। और समय 2 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष लिखेंगे। 3 वर्ष महत्वपूर्ण है, 6 वर्ष पूरा नहीं लिखना है। इस 3 वर्ष से कोई मतलब नहीं है, जो एक्स्ट्रा है 3 ही वर्ष से मतलब है, तो 3 वर्ष यहाँ लिखेंगे तो P का मान हमारा निकल जाएगा। उसी प्रकार से एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर से 4% अधिक, देखिए 4% अधिक कहा तो दरांतर हो गया, R बराबर 4%, ये दरांतर हो गया, दर का अंतर। और ₹120 अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो SI मतलब ब्याजांतर ₹120 डायरेक्ट हो गया, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो SI बराबर PRT/100। अब ये देखिए ब्याजांतर हो गया और R मतलब दरांतर हो गया। समय 3 वर्ष दिया है, तो P का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ये अंतर वाला सवाल हो गया, SI ही अंतर है, ठीक है। अब देखिए राघव ने ₹12,000 की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% की दर से निवेश किया, ठीक। अब देखिए मानक कुल निवेश राशि जो है X है, ठीक। और R बराबर 14%, T बराबर 1 वर्ष, ध्यान देना है। अब देखिए राघव ने ₹12,000 की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि 20% की दर से निवेश किया। अब देखिए 12,000 ये हो गया पहली राशि, और टोटल X है, तो X का 12,000 पहले निवेश किया, और जो शेष बचा, यानी टोटल X में से 12,000 घटाएंगे, जो शेष बचा उसको 20% पे किया, ठीक। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष का, कुल ब्याज 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, अंत में 14% रहा, यानी टोटल X पे 14% लगेगा, ठीक। तो अर्जित किया तो कुल कितनी राशि अर्जित या निवेश किया। अब कुछ नहीं करेंगे, SI ले लेंगे, ASI जो होगा A होगा PRT/100, SI1 ले लेंगे, ASI जो होगा A होगा PRT/100, SI2 ले लेंगे, A होगा SI2/100। X का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर कुल राशि यानी ब्याज का समय 1 वर्ष दिया हो तो सभी जगह 1 वर्ष लेंगे। इसी तरह कुछ और, जैसे मान लीजिए कहे 5 वर्ष बाद कुल ब्याज ₹1,600 है, तो समय हर जगह 5 वर्ष लेंगे। जैसे यहाँ पे कुल 1 वर्ष की बात किया है, यहाँ पे कुल 1 वर्ष की बात किया है, यहीं पे कुल 5 वर्ष की बात करता, तो यहाँ पे भी 5 वर्ष, यहाँ पे भी 5 वर्ष, यहाँ पे भी 5 वर्ष हम लोग लेते, ठीक है। तो कोई मूलधन 6 वर्ष में 400 का ब्याज देता है, तो 6 वर्ष में 400 का ब्याज देता है, तो 1 वर्ष में 400/6 का ब्याज देगा। 3 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है, अगले 3 वर्ष का ब्याज 3 गुना हो जाएगा, तो अगले 3 वर्ष का ब्याज 400/6 × 3 करेंगे तो ₹200
हो जाएगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कितना ब्याज देगा, जैसे कह रहा है कि 6 वर्ष का ब्याज 600 रुपया है, अगले 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो अगले 3 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाला 200 मान लीजिए, तो टोटल ब्याज कितना होगा, 800 रुपया होगा। ठीक है, अब ये लाभ हानि के प्रश्न में हम लोग आते हैं। लाभ हानि, लाभ बराबर जितने के खरीदे, जितने के बेचा और जितने के खरीदे रहे ओकर अंतर। लाभ बराबर SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर उल्टा, खरीदे थे 10 रुपये के और बेचे हैं कितने का, 8 रुपये का, तो 2 रुपये क्या हो गया, घाटा। इसमें खरीदे थे, बेचे हैं कितने का, 20 रुपये का, खरीदे हैं कितने का, 18, तो 2 रुपये लाभ हो गया। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे CP गुणे 100। परसेंटेज हानि बराबर हानि बटे CP बटे 100, CP। SP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस X बटे 100। X जो है परसेंटेज लाभ या हानि है, जब प्लस रहेगा तो लाभ, माइनस रहेगा तो हानि। ठीक है, लाभ बराबर हानि। ठीक है, अब देखिए लाभ का सूत्र होता है SP माइनस CP और हानि का मतलब होता है CP माइनस SP। यहाँ से CP निकल जाता है। ठीक, अब देखिए प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर, यानी SP 740, यहाँ पे भी 740। ठीक, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपया बेचने में होता है। तो कहने का ये मतलब है कि लाभ वाले में SP इसका है 740 रुपये और हानि वाले में उसका SP है 520 रुपये। तो CP यहाँ से नहीं निकल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। लाभ बराबर हानि करना पड़ेगा, SP माइनस CP और CP माइनस SP से यहाँ पे निकल जाएगा SP का मान लग के। उसी प्रकार से देखिए लाभ और हानि में 3:2 का अनुपात कभी कभी दिया रहता है, और लाभ SP माइनस CP और हानि CP माइनस SP का रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ये SP दिया रहेगा, CP यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए कभी कभी लाभ बराबर हानि गुणे 1/2 दिया रहता है। हमेशा गुणा हानि की तरफ होगा, क्योंकि हानि कम होगा, हानि में गुणा करेंगे तभी लाभ के बराबर होगा, तो बराबर ही किया गया है। तो लाभ बराबर SP माइनस CP और हानि बराबर CP माइनस SP गुणे 1/1/2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब एक व्यापारी 18 वस्तु बेचता है, कितना वस्तु बेचता है, 18 वस्तु बेचता है, तो उसे एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ की जगह हम रखेंगे 1 SP, क्योंकि 1 SP का लाभ होता है, तो लाभ की जगह 1 SP लिख देंगे। और 18 वस्तु बेचता है तो SP की जगह 18 SP लिखेंगे, और 18 SP यहाँ लिखते ही CP अपने आप तुरंत 18 CP लिख दिया जाएगा, क्योंकि 18 वस्तु बेच रहा है तो खरीदा रहा होगा 18, तभी तो 18 बेच रहा है, तो 18 SP माइनस 18 CP हो जाएगा, क्योंकि 18 वस्तु खरीदेगा तभी ना 18 बेचेगा। तो CP और SP का मान यहाँ पे निकल जाएगा। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे CP गुणे 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। दो विक्रय मूल्य की तुलना अगर करना है तो कैसे किया जाता है, SP1 बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस X1 बटे 100 प्लस माइनस X2। अब यहाँ पे देखिए X1 ऊपर है, X2 नीचे है, लेकिन क्रय मूल्य में उल्टा हो जाता है। मूल्य भाव पर आधारित प्रश्न। अब जैसे 100 रुपया है का 20 अंडा लेकर आए, तो एक अंडा कितने का, 5 रुपया, यानी भाव इसका ये हुआ। ये क्या है, पैसा है, ये क्या है, नंबर है, तो यही P/N लिखा है, पैसा बटे संख्या। ठीक, 100 रुपये में 20 अंडा लेकर आए, एक अंडा 5 रुपये का। तो कुछ नहीं करना होता है, SP भाव बटे CP, भाव बराबर 100 प्लस माइनस X बटे 100। पीछे हमने सूत्र पढ़ा है, लेकिन SP भाव जो होगा भाव जो होगा पैसा अपान संख्या वाला यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखिए इसी सवाल को डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, SP भाव वाला, संख्या लिख देंगे, पैसा लिख देंगे। 5 समान 4 रुपये में, 7 समान 6 रुपये में, तिर्यक गुणा कर देंगे
तो यहाँ 28 लिख देंगे, यहाँ 30 लिख देंगे, यानी 28 खरीद कर लेकर आया और बेचा 30 रुपये में, तो लाभ कमाया कितना 2 रुपये। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे CP गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए दो विक्रय मूल्य की तुलना अगर करेंगे तो SP1 भाव बटे SP2 भाव बराबर 100 प्लस माइनस X1 बटे 100 प्लस माइनस X2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उतनी ही संख्या में, तो उतनी ही संख्या में अगर भाव वाला प्रश्न है, उतनी ही संख्या में लिखा रहता है, कभी कभी भाव वाले प्रश्न में हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आ सकता है 2 वाला। CP दिया रहेगा 3/4, मतलब दिया रहेगा कि 3 रुपये में 4 वस्तुओं को खरीदता है और 5 रुपये में 6 वस्तुओं को बेच देता है, ठीक। तो आप CP इस तरीके से लिखते हैं और CP ही दिया है, ये भी CP इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। फिर CP इस तरीके से लिख लेते हैं और जो नीचे वाला 4 और 6 है इसका गुणा करके 24 लिख देते हैं, ठीक। लाभ भी 10% दिए रहेगा। जब 24 लिखेंगे यहाँ पे 24 गुणे 3/4 18, 24 गुणे 5/6 20, और नेट CP निकालेंगे तो टोटल ये 18 और 20 जोड़ेंगे और कितने में से 24 और 24 48, यानी नेट CP 38/48 आ जाएगा। तो SP भाव बटे CP भाव बराबर 100 प्लस माइनस X बटे 100, तो SP भाव पूछे रहेगा, CP भाव हमको पता है 38/48, 10% लाभ पता है, SP भाव निकल जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से, उतनी ही संख्या में पूछेगा, ठीक। भाव वाला प्रश्न दिया रहेगा, ये चीज़ हमने बता दिया कैसे लिखना है। इसके बाद ये जो नीचे वाला है इसी को दोनों को गुणा करेंगे, 4 गुणे 6 24 जो आएगा वो टोटल हो जाएगा, ठीक। अब 24 में से 3/4 18 और 24 में से ही 5/4 6, तो 20, 18 20। अब नेट CP निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे इतना बटे इसको जोड़ेंगे इतना, दोनों अगर जोड़ देंगे तो 38/48 आ जाएगा। SP भाव बटे CP भाव बराबर 100 प्लस माइनस X बटे 100, SP भाव यहाँ से निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्रश्न में उतनी ही संख्या में 3 दिया हो तो 3/4 4/5 CP दिया हो और 5/6 SP दिया हो, तो कुछ नहीं करना, 4 5 6 का LCM ले लीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए, ठीक। LCM लेंगे 60 हो जाएगा, गुणा भी कर सकते हैं, तो 60 60 खरीदा तो 60, ठीक, लेकिन बेचा कितना, टोटल बेचेगा ना 120, तो इस तरीके से लिख लेंगे 60 60 120, ये CP और ये SP। अब यही चीज़ यहाँ 3/4, यहाँ 4/5, यहाँ 5/6 करेंगे तो 4800 यही आएगा। नेट CP निकालेंगे तो नेट CP इन दोनों से निकालेंगे, 45 48 जोड़ के और यही 60 60 जोड़ देंगे 120, 93/120, और नेट SP इसको निकालेंगे 100/120, तो नेट CP और नेट SP निकल गया। तो परसेंटेज लाभ बराबर पूछेगा तो लाभ यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, लाभ बराबर क्या होगा 93/120 और माइनस 100/120, प्लस में आना चाहिए 7/120 जो होगा आपका लाभ हो जाएगा, और CP के जगह CP रख देंगे 93/120 और गुणे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर बराबर विक्रय मूल्य है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बराबर विक्रय मूल्य है तो कौन सा सूत्र लगेगा, कुल परसेंटेज लाभ या हानि परसेंटेज बराबर। तो बराबर विक्रय मूल्य का मतलब जैसे कह दिया कि 2160 रुपये में 2 वस्तुएं बेची गई बराबर विक्रय मूल्य में, तो 2160 का हमारा यहाँ कोई यूज नहीं रहेगा, उससे कोई मतलब है हमको नहीं रहेगा। हमको मतलब रहेगा दोनों बेचा तो एक पे 10% लाभ कमाया, दूसरे पे 10% या 20% जो है हानि या लाभ कमाया, दोनों इसी से हमको मतलब रहेगा। तो ये यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा इसको देखिए, 100 x1 प्लस x2 प्लस 2x1 x2 क्या है 100 x1 प्लस x2 प्लस 2x1 इंटू x2 बटे 200 प्लस
x1 प्लस x2। यही आपका सूत्र है कि 100 x1 प्लस x2 प्लस 2x1 x2 अपान 200 धन x1 प्लस x2, या बराबर विक्रय मूल्य अगर है तो SP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस x बटे 100। 2 बार इसी से निकाल कर नेट CP निकालेंगे और नेट CP निकाल के परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे CP गुणे 100 पे निकाल लेंगे। और SP बराबर CP ही वही सूत्र है। अगर x% लाभ और x% हानि हो तो कुल परसेंटेज और लाभ बराबर x² बटे 100 हानि ऑलवेज होगा। जैसे 10% लाभ और 10% हानि वाला रहेगा तब x² बटे 100 हानि होगा हमेशा। अब देखिए एक सूत्र ये है कि SP दिया रहे CP दिया रहे। SP 1980 रुपया है और यहाँ देखिए ये वाला सूत्र लगा है 10% लाभ अगर हो गया तो ये CP इसका 18 हो गया। ये SP 1980 रुपया है, 10% हानि हो गया तो इसका इतना हो गया। तो नेट CP जो है 4000 रुपये में क्या किया है, 4000 रुपया इसका आ जाएगा नेट CP। यही पूछ रहा था तो आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से बराबर विक्रय मूल्य की स्थिति में बराबर विक्रय मूल्य यानी SP1 बराबर SP2 अगर है और जब क्रय मूल्य की बात कर रहा हो या क्रय मूल्य की अनुपात की बात कर रहा हो तो CP1 बटे CP2 बराबर 100 प्लस माइनस x2 बटे 100 प्लस माइनस x1, यानी x2 में ऊपर चला जाता है। बराबर विक्रय मूल्य SP1 बराबर SP2 की स्थिति में यदि क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। विक्रय मूल्य मतलब जैसे 2160 दे दिया, विक्रय मूल्य SP है तो दोनों SP अगर बराबर है तो विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया है एक व्यापारी 1500 रुपये में 2 घड़ी बेचता है, 1500 रुपये में 2 घड़ी खरीद कर लाता है, यानी खरीद कर लाता है और समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ पे लिख दिया है समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। 20% लाभ कमाता है, 20% हानि कमाता है। ठीक, तो CP1 पूछ रहा है। तो अभी ये जो 1500 रुपये में 2 घड़ी खरीद कर लाता है तो एक घड़ी का मूल्य तो पता नहीं है। ठीक, दोनों घड़ी का मूल्य 1500 रुपये है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि CP1 और CP2 में अगर अनुपात हम निकाल लें यहाँ पे 20% रख के, ठीक है, ये जो 20% हानि है ये ऊपर रखा जाएगा और 20% लाभ जो है नीचे रखा जाएगा, क्योंकि x2 अपान x1 होता है। तो CP1 और CP2 में अनुपात निकल जाएगा। तो CP1 हमको निकालना है तो कुल क्रय मूल्य 1500 है, गुणे अनुपातिक योग CP1 का 2 बटे 3 2 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। ठीक, उसके बाद देखिए आपका बेईमान दुकानदार है, इसको अगले पार्ट से